Good morning to all of you. Once again, how are you? All are fine? Stay home, stay safe. Class 8, Chapter 2nd, History. The meaning is from trade to territory. From trade, व्यापार से टेरिटरी अर्थात जमीनी कब्जा करना. टेरिटरी मतलब एरिया. From trade to territory. How Britishers captured trade as well as territory. अगर हम ध्यान से देखें तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि ब्रिटिशर्स ने या पुर्तगीज ने पहले तो ट्रेड का शब्द से बोला. पहले तो हमें ट्रेड बताया कि हम सिर्फ बिजनेस करने आए हैं, बट ग्रेजुअली स्लोली दे हैव कैप्चर्ड द लैंड. टेरिटरी ही कैप्चर करें. कैसे करें? व्हाट मिस्टेक्स वी हैव कमिटेड. उस समय जो हमारे फोर फादर्स थे उन्होंने क्या गलतियां करी है, क्या ऐसी बिगर मिस्टेक, ब्लेंडर मिस्टेक करी कि उन्होंने ट्रेड को अपने हाथ में लेते लेते टेरिटरी ही अपने हाथ में ले. सो चैप्टर 2, ओपन योर बुक बेटा. वेरी सिंपल. ईच वर्ड हैज इट्स ओन मीनिंग. अगर हम पढ़ेंगे तो हमें कहानी जैसा हर चीज बिल्कुल क्लियर होती जाएगी. यू हैव रेड इन प्रीवियस क्लासेस, पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं. एंशियंट टाइम इंडिया वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर. इंडिया वाज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बिकॉज इंडिया हैज गिवन स्पाइसेस. नंबर 1 क्लोव, जिंजर, कार्डेमम, डिफरेंट टाइप्स के, चाहे वो अचार के मसाले हों या लौंग हो, इलायची हो, सुपारी हो, ये सब बीटल नट. वी हैव गिवन लॉट्स ऑफ स्पाइसेस टू द वर्ल्ड. आपने नाम सुना होगा सिसमम, तिल्ली, जिसका तेल भी बनता है ना, तिल्ली खाई भी जाती है. तो अलग अलग प्रकार के मसाले भारत ने दूसरे देशों को दिए. मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स फ्रॉम यूरोप एंड एशिया. मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, व्यापारी और खरीदने बेचने वाले, यूरोप और एशिया से, खासकर पार्ट ऑफ चाइना से, जापान, है ना, यहाँ से आते थे इंडिया. द इंडियन ट्रेडर्स वर गेटिंग प्रॉफिट्स. हमारे जो ट्रेडर्स थे उनको बेच के प्रॉफिट कमाते थे. स्वाभाविक है, वो लोग अपने साथ में गोल्ड, सिल्वर, है ना, या फॉरेन के कोई ऐसे आइटम जो इंडिया में नहीं मिलते वो लाते थे और हम उनको अपना प्रोडक्ट बेचते थे. सो दे एनकरेज सच ट्रेड. हमें अच्छा लगता था क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स थे उनकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा थी. 1498, you know that 1498, first Vasco da Gama. Vasco da Gama. In your book, picture is there, Vasco da Gama. Okay. VASCO. Spelling must check. Vasco, VASCO, then space Vasco da Gama, GAMA. Vasco da Gama. He came in India through sea route, sea voyage. पहली बार यूरोप से इंडिया किस तरह से आते हैं, पानी के जहाज से, वो डिस्कवरी करी थी वास्को डी गामा ने. तो उसने एक रूट बताया था, इजी रूट इंडिया में आने का. फर्स्ट ही एंटर्ड इन कोच्चि, केरल में. उस जगह का नाम है कप्पा कडेवा. द प्लेस नेम इज कप्पा कडेवा. अभी वहाँ पे एक स्मारक बना हुआ है कि यहाँ पर ही टुक हिज फर्स्ट स्टेप. वहाँ उसने अपना पैर रखा था और वहाँ से फिर उसने बताया था कि रूट यूरोप से एशिया, इंडिया में आने का रूट. फिर धीरे धीरे पोर्टुगल्स, फ्रांस, जर्मन्स, ब्रिटिशर्स, दे हैव कम थ्रू सी रूट. सो वास्को डी गामा एंटर्ड इन 1498 and he discovered the sea route from Europe to India, which paved, इसने जोड़ा, which paved the way for direct Indo-European commerce. फिर धीरे धीरे कॉमर्स मतलब वाणिज्य, हमारे और यूरोप के बीच में व्यापार शुरू हुआ. The Portuguese soon set up trading post in Goa. Underline it. सबसे पहले जो पुर्तगाल के लोग थे, पर्टुगल्स, that is also यूरोप, उन्होंने अपना पैर जमाया गोवा में. गोवा they discovered as a economical center but as well as cultural center, also religious center. वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे चर्च बनाए,
गिरजाघर, और वहाँ पर में जो ईसाई मिशनरी है, क्रिश्चियन मिशनरी वहाँ इस्टेब्लिश करी, और धीरे 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 वहाँ के जो भारतीय लोग थे, इधर दे आर हिंदू, दे वर मुस्लिम, कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियंस, उनको क्रिश्चियंस बनाना शुरू कर दिया। आफ्टर देयर कॉन्क्वेस्ट इन गोवा, छोटे से एक कॉन्क्वेस्ट लड़ाई हुई थी गोवा में, द पोर्टुगीज इंस्टीट्यूट द गोवा इंस्टीट्यूशन वेयर न्यू इंडियंस कन्वर्ट्स नॉन क्रिश्चियन वर पब्लिश फॉर सस्पेक्टेड हास्य अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। धीरे 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 उनको डरा के, धमका के, उनके ऊपर प्रेशर डाल के जो नॉन क्रिश्चियंस थे, या तो उनको हैरास किया जाता था, उनको परेशान किया जाता था, या वो धीरे 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 खुद क्रिश्चियंस हो गए। इवन नॉन क्रिश्चियंस वर पनिश्ड, उनको पनिश भी किया जाता था, सजा दिया जाता था। Goa became the main Portuguese base until it was annexed by 1961. 1961 तक, भारत के आज़ाद होने के लगभग 15-16 साल तक जो गोवा था वो भारत के पास नहीं था, वो पोर्टुगीज के पास था। फिर 1961 में वॉर हुआ था, उसमें हमारे कुछ क्रांतिकारी थे, भारतीय क्रांतिकारी, जैसे कि श्री राम भाऊ महाकाल फ्रॉम मध्य प्रदेश, उज्जैन, ऐसे ही कुछ क्रांतिकारियों ने सरकार की सेना के साथ मिलकर वहाँ 61 में गोवा को भारत में मिलाया था। सो नेक्स्ट अराइव डच, तो पहले कौन आए? पोर्टुगीज, दूसरे डच, विद देयर मेन बेस ऑफ सिलोन। सिलोन इनका मेन बेस था, आपको शायद मालूम होगा, सिलोन इज ए नेम ऑफ श्रीलंका, ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका। आज जिसको आप श्रीलंका बोलते हैं उसको पहले सिलोन कहा जाता था, न्यू नेम श्रीलंका, ओल्ड नेम सिलोन। तो इफ यू सी द मैप, ये श्रीलंका, पहले उन्होंने डच ने श्रीलंका को कब्जे में करा, या सिलोन जिसका नाम था, सिलोन को कब्जे में करा। आफ्टर सिलोन दे एंटर्ड इनटू थ्रू तमिलनाडु and they wanted to capture some part of India like Portuguese। तो पहला देश हो गया पोर्टुगल, दूसरा देश हो गया डच। With their main base Ceylon, they established ports in Malabar Hills, near Tamil Nadu and Puducherry, new name is Pondicherry, Malabar Hills। And expansion, India was halted after the defeat in the Battle of कोएचल बाय द किंगडम ऑफ त्रावणकोर। त्रावणकोर के जो राजा थे, जिसको आज हम पार्ट ऑफ कर्नाटक कहते हैं, कर्नाटक का जो हिस्सा है त्रावणकोर, वहाँ पर एक बैटल हुआ था, एक युद्ध हुआ था, उसको कहते हैं त्रावणकोर डच वॉर। क्या बोलते हैं? त्रावणकोर डच वॉर। द डच नेवर रिकवर्ड फ्रॉम द डिफीट एंड नो लॉन्गर पोज्ड अ लार्ज कॉलोनियल थ्रेट टू इंडिया। डच वहाँ पर उतना ज़्यादा पैर नहीं फैला पाए, या डच वहाँ पर उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो पाए जितने पोर्टुगीज गोवा में हुए और अनदर पार्ट ब्रिटिश हुए। अब आता है ब्रिटिशर्स, पहले पोर्टुगीज, डच, नाउ पोर्टुगीज। द न्यूमरस ट्रेडिंग कंपनीज वर कमिंग फॉर बाइंग गुड्स सच एज स्पाइसेस। बहुत सारी यूरोप से एजेंसी आती थी या कंपनी आती थी जो क्या खरीदती थी? सबसे पहले स्पाइसेस, सभी प्रकार के मसाले, कॉटन, कपास, सिल्क और इंडिगो, नील, क्योंकि हमारे यहाँ नील की क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, और ये नील जो होता था इंडिगो, दे वर यूज्ड फॉर डाइंग द क्लॉथ्स। जो कपड़े के ऊपर डाइंग होता है ना, कलरिंग से पहले, उस कपड़े को बेस्ट क्वालिटी कन्वर्ट करने के लिए इंडिगो चाहिए रहता था, और वो इंडिगो सबसे बढ़िया मिलता था इंडिया में, प्रोड्यूस होता था, खासकर बिहार। They all wanted to buy these goods at low price in India and sell them at very high prices। वो तो चाहते ये थे कि इंडिया में वो सस्ते दाम में मिले, ताकि वो लोग उसको महंगे दाम में यूरोप में बेचें और ज़्यादा पैसा कमाएं। अब उनकी टक्कर आपस में होती थी, 3 खरीदार हो गए, डच, पोर्टुगीज और ब्रिटिशर्स। अब जो ज़्यादा रेट देता था उसको इंडियंस अपना माल बेचते। सो दे ऑल वांटेड टू बाय दिस गुड्स लो प्राइस, एज all were buying from India, so their profits earned began to shrink। क्योंकि तीनों खरीद रहे हैं तो धीरे 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 प्रॉफिट उनका श्रिंक, कम होता गया। तो उनको ये लगने लगा अगर इन दोनों में से कोई एक हट जाए, अगर तीनों में से कोई 2 हट जाए, यानी आपस में राइवलरी, दुश्मनी होने लगी।
दिस लेड टू राइवलरी अमंग देम, इसने उनके बीच में एक दुश्मनी पैदा कर दी। द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग इंडियन किंगडम्स gave opportunities to the European traders to gradually establish political influence and appropriate lands. मतभेद, भारत के राजाओं के बीच में जो डिसयूनिटी थी, जो एकता की कमी थी या जो फूट थी, इसका फायदा उठाया ब्रिटिशर्स, यूरोपियन, खासकर ब्रिटिश, और उसने एक राजा को दूसरे राजा से लड़ाया, दोनों राजाओं का एरिया कब्जे में करा, और धीरे 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 स्लोली ग्रेजुअली दे हैव कैप्चर्ड ट्रेड आल्सो एंड टेरिटरी आल्सो। तब हमारा वर्ड पूरा होगा फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। Following the Dutch, the British who set up the West Coast Fort Surat 1619, ब्रिटिश ने भी पोर्तुगीज की तरह जैसे गोवा और त्रावणकोर और पुदुचेरी, डच की तरह सूरत को अपना सबसे पहला बेस बनाया, गुजरात, क्योंकि सूरत वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट, उसमें बड़ा सी पोर्ट था और इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान नहीं था, वो भी हमारे इंडिया में ही मिला हुआ था, तो पाकिस्तान तक का जो माल था वो सब सूरत पोर्ट से, गुजरात के सूरत पोर्ट से आता जाता था, तो उन्हें दे न्यू, उन्हें मालूम था ये एरिया जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट। फर्स्ट दे कैप्चर्ड सूरत एंड फ्रेंच बोथ एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिंग आउटपोस्ट इन इंडिया, और कुछ हिस्सा सूरत का फ्रेंच ने भी अपने पास में ले लिया। Now, although these continental European powers controlled various coastal regions of southern and eastern India during ensuing century, but they eventually lost their territories in India to the British. डच के पास भी था, पोर्तुगीज के पास भी था कुछ हिस्सा, लेकिन इतना पावर नहीं था जितना ब्रिटिशर्स के पास था, तो ब्रिटिश ने अपना पावर दिखाकर इनसे भी वो सी पोर्ट है ना, वो लैंड, वो एरिया अपने कब्जे में कर लिया। सो यू कुड से, आप ऐसा कह सकते थे कि धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने यूरोपियन पावर में अपना पावर टॉप पे कर लिया। नाउ विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्रेंच इन पुडुचेरी, जो पुडुचेरी पौंडीचेरी है वो फ्रेंच के पास था, और गोवा पोर्तुगीज के पास था, दमन और दीव ये हिस्सा, बाकी लगभग सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट, सी पोर्ट है ना, रेलवे, ये सब किसके अंडर में थे? ब्रिटिशर्स। अराइवल द ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, क्वीन एलिजाबेथ इन इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड ग्रांटेड अ फॉर्मल रॉयल चार्टर टू द लंदन मर्चेंट्स ट्रेडिंग ईस्ट इंडीज, कि आप इंडिया में जाओ, ईस्ट पार्ट से, ईस्ट में कोलकाता, वहाँ से जाओ, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाओ और वहाँ पर व्यापार करो, हम आपको अनुमति देते हैं, बिकॉज दैट टाइम इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश कॉलोनी, सो दे हैव गिवन इनडायरेक्टली ब्रिटिश एंड दे हैव गिवन परमिशन कि आप जाओ और वहाँ पर अपना बिजनेस करो। होपिंग टू ब्रेक द डच मोनोपोली ऑफ द स्पाइस ट्रेड, व्हाट इज न्यू नाउ इंडोनेशिया, जो अब इंडोनेशिया है उसको हटाने के लिए कि यहाँ से डच लोग हट जाए, यहाँ जो डच का जो पावर है वो हट जाए, इंग्लैंड ने अपने कुछ इंपॉर्टेंट जो बिजनेसमैन थे उनके साथ आर्मी भेज दी, और ये बोल के भेजी आर्मी कि नहीं हम लड़ नहीं रहे हैं। वो क्या होता है, हम जब समुद्र से जाते हैं पैसा लेके और माल लेके जब आते हैं तो जो पायरेट्स होते हैं है ना, पायरेट्स ना, पायरेट्स मतलब समुद्री लुटेरे, समुद्री डाकू, वो हम पे हमला करते हैं, तो हमको उनसे लड़ने के लिए कुछ आर्मी चाहिए, बट देयर माइंड वॉज डिफर, उनकी आदत कुछ और थी, उनकी सोच कुछ और थी, वो धीरे धीरे अपने साथ मिलिट्री का पावर लाते, इंडिया को बेस बनाते और धीरे धीरे अपना मिलिट्री पावर जमा लिया, लेकिन ये बोल के जमाया कि बिकॉज ऑफ द पायरेट्स टू कुड सेव अवर गुड्स एंड मनी वी हैव टू ब्रॉट द आर्मी। नाउ द कंपनी achieved a major victory over Portuguese in the Battle of Swelling 1962, 1612 में, अंडरलाइन 1612 में ब्रिटिश वर्सेस डच एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था स्वेलिंग में, ब्रिटिश वर्सेस डच, यहाँ पर डच हार गए थे। सो एट स्वेलिंग इन सूरत, सूरत के छोटे हिस्से में, और आखिर वो हिस्सा ब्रिटिश को देना पड़ा। एंड द कंपनी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर, कंपनी ने ये सोचा कि हमको आगे बढ़ना है, एक्सप्लोर फिजिबिलिटी
of gaining territorial foothold in the mainland India. जैसे हम कॉर्नर पे इकट्ठा कर रहे हैं ना, जैसे हमने कोलकाता समुद्र के पास, सूरत समुद्र के पास, अब हमको बीच का हिस्सा भी, फुटलैंड मेन टेरिटरी भी धीरे धीरे हमको कैप्चर करनी है। ये ख्वाब किसने देखा? ब्रिटिशर्स। In 1612, after capturing the Surat from Dutch, James first instructed Sir Thomas Roy. This name is very important, beta. Sir Thomas Roy. Visit to Mughal Emperor Nuruddin Salim Jahangir, जिसको आप जहांगीर के नाम से जानते हैं, है ना? 1605 to 1627 he worked, और his reign was 1605 से 1670, 22 साल तक जहांगीर ने भारत पे राज करा था। तो जहांगीर से मिलने भेजा सर थॉमस रॉय को। कैसे भेजा? खूब सारी गिफ्ट लेके, ना, मक्खन पॉलिसी, खूब बढ़िया गिफ्ट, परफ्यूम्स, ये सारी लेके। जब जहांगीर ने देखा तो ही वॉज वेरी हैप्पी। बोले भाई क्यों आए हो आप लोग? बोले सर वी हैव कम टू डील विथ यू फॉर बिजनेस। बोले हाँ क्यों नहीं, और उनको बिजनेस करने की इजाज़त दे दी। दैट वॉज अ बिगर मिस्टेक डन बाय जहांगीर। यहीं से मुगलों ने अपनी कब्र खोदना शुरू कर दी, बिकॉज आफ्टर सम टाइम ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड द मुगल एंड द होल इंडिया केम अंडर द एरिया और टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश फॉर कमर्शियल ट्रीटी। देखो कमर्शियल ट्रीटी संधि होती है ना, मेरे और आपके बीच में ट्रीटी हुई संधि कि हम दोनों ऐसा करेंगे, आप ऐसा करोगे, मैं ऐसा करूंगा। नाम तो था बिजनेस ट्रीटी का, लेकिन एम था टेरिटोरियल कैप्चरिंग का। They would give the company exclusive rights to reside and establish factories in Surat and other area. एक कागज उस पर लिखा गया कि भाई आप ब्रिटिश हो, आप आपके साथ सेना ला सकते हो। क्यों? क्योंकि बीच में आपको पायरेट्स लूट लेते हैं और आप यहाँ बिजनेस कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना % ही टैक्स देना है, उनको टैक्स में भी रियायत दे दी। जबकि इंडियंस के ऊपर टैक्स ज़्यादा था, ब्रिटिशर्स के ऊपर टैक्स कम था, और आप यहाँ फैक्ट्री खोल सकते हो और यहाँ अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। दैट ब्लंडर mistake done by Jahangir during 1605 to 1627। सर थॉमस रॉय ने इतनी बढ़िया ट्रीटी बनाई, उसमें ऐसे इफ एंड बट डाले कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा, यदि ऐसा होगा तो ऐसा, और जहांगीर ने साइन कर दिए। आफ्टर साइनिंग द ट्रीटी द पावर ऑफ ब्रिटिशर्स इम्प्रूव्ड, इंक्रीज्ड एंड दे कैप्चर्ड slowly, gradually the territory of India. Now, this mission was highly successful. Mission was highly, उनका मिशन था, एम था कि बोलेंगे ट्रेड का, कब्जा करेंगे टेरिटरी पे। एंड जहांगीर सेंट अ लेटर टू जेम्स थ्रू सर थॉमस रॉय। उसने जेम्स के थ्रू थॉमस रॉय को लेटर लिखा कि आई एग्रीड, हाँ मैं तैयार हूँ, आपने बहुत बढ़िया ट्रीटी बनाई है। द कंपनी विच बेनिफिटेड फ्रॉम द इंपीरियल पैट्रोनेज, इंपीरियल पैट्रोनेज मतलब दया, किसने दया करी थी? इंपीरियल कौन? मुगल की दया पर यहाँ तो झुक गए। अरे साहब आप तो 3% ही ले रहे हो हमसे, जबकि सबसे आप 10% टैक्स लेते हो, 15 लेते हो। तो कहीं ना कहीं दया की दृष्टि के कारण दे कैप्चर्ड द टेरिटरी। सून, जल्दी, एक्सपांडेड इट्स कमर्शियल ट्रेडिंग ऑपरेशन। तो फिर उन्होंने पहले तो अपना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया। जहांगीर को लगा अच्छा अभी तो ये बिजनेस कर रहे हैं, बट ही वाज नॉट नोइंग बिहाइंड द बिजनेस दे एंटर थ्रू राइवलरीज नियर अबाउट एरिया थ्रू आर्मी एंड स्लोली ग्रेजुअली कैप्चर्ड द इंडिया।